हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है, जैसे कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, एल टी एलिवेटर। इस कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो हम सर पहले आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को जान लेते हैं। तो 12 से 16 सितंबर के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 78 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और यहाँ पर 39 करोड़ रुपीज़ टोटल उठाना चाह रही है। जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की कंपनी, दैट इज 150 करोड़ रुपीज़। तो 150 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है, यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। 85% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ कंपनी के अंदर में था। प्रमोट 62% आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है, ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर कंपनी जो है एलिवेटर्स जो होते हैं, जैसे लिफ्ट वगैरह होते हैं, उनको लगाने का काम करती है। मैन्युफैक्चर भी करती है, बनाती भी है लिफ्ट, उनको लगाने का काम भी करती है और बाद में मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। साथ में आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड देखने को मिल रही है कि गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ पर गाड़ियों के लिफ्ट भी बनाती है यहाँ पर। जैसे हम लोग कहीं मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ियाँ एक एक के ऊपर एक रखी हुई रहती है, तो वो मशीन के थ्रू ऊपर नीचे जो मशीन्स होती हैं वो बनाने का ये कंपनी का मतलब बेसिकली है। तो वो भी एलिवेटर ही, लिफ्ट ही, बट गाड़ियों की एलिवेटर है वो। यहाँ पर ये दोनों ही कंपनियां, जो इसकी एक सब्सिडरी है वो बेसिकली गाड़ियों के एलिवेटर बनाती है, और जो मेन कंपनी है वो मेन एलिवेटर के ऊपर में काम करती है। दैट्स नाइस। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की डिटेल्स के अंदर जाने से पहले एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है, उनकी जो पास्ट में जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो कुछ अभी तक खास नहीं रही हैं। यहाँ पर जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि लिस्टिंग गेन जो कंपनी के रहे हैं पास्ट के अंदर में, वो किसी भी आईपीओ का कुछ खास नहीं रहा। एक इसको छोड़ के, नीतू योशी को छोड़ के, जो कि बेसिकली रेलवे से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, राइट। इसका तो आज के दिन में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है बिकॉज ऑफ द रेलवे का नाम की वजह से। बाकी जितने भी कंपनी के आईपीओ हैं आए थे, लिस्टिंग गेन ढंग का नहीं मिला और बाद में और भी परफॉर्मेंस खराब ही देखने को मिली है। अगर एक दो कंपनियों को हम लोग उठा देते हैं, हटा देते हैं तो बेसिकली नेगेटिव साइड के अंदर में मतलब ये कि वैल्यू जो लगा के दे रहा है वो जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए अच्छी वैल्यू लगा रहा है। जो क्लाइंट्स हैं, जो हम लोग इन्वेस्टर्स हैं छोटे मोटे, उनके लिए कुछ खास क्रीम यहाँ पर छोड़ नहीं रहा है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का ये जो पैसा उठा रही है, क्या करने वाली है जो कंपनी के पास में जा रहे हैं। तो लगभग 22 करोड़ रुपए जो कंपनी वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स कंपनी के पास जो काम आया हुआ है उसका पेमेंट करना है और काम को आगे चलाना है, मतलब काम को चलाने के लिए पैसे चाहिए। 8 करोड़ रुपए से कंपनी की अपनी जो सब्सिडरी है उसके काम को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो बेसिकली कंपनी को काम चलाने के लिए पैसे चाहिए। कंपनी को कोई एक्सपेंशन वगैरह के ऊपर में ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती हुई दिख रही है। अरविंद गुप्ता जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और यहाँ पर कोई केस वेस खास देखने को नहीं मिल रहा है। यस, सिविल लिटिगेशन जरूर देखने को मिल रही है जिसमें 20 लाख रुपए तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है। अगर हम लोग बैंक गारंटी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, नॉट नॉट दैट कंसर्निंग। अगेन यहाँ पर कंपनी की शुरुआत 2008 के अंदर में हुई थी एज एन एल टी एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में इन्होंने अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया और बाद में अभी रिसेंटली इन जो आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं, बस इतना ही है इसके पास में, राइट। यही इनके माइलस्टोन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। होल्डिंग कंपनी है नहीं, कंपनी की एक सब्सिडरी यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि कंपनी का जो गाड़ियों के एलिवेटर है उसके अंदर भी बिजनेस में काम करती है, जिसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अरविंद गुप्ता जी, यहाँ पर 60 ईयर्स की एज है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और दूसरी एक कंपनी है पार्क स्मार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, उसमें भी इनकी डायरेक्टरशिप देखने को मिलती है। और इनका जो एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दैट्स ह्यूज, मतलब 22 साल की उम्र से ही पर्टिकुलरली ये जो है ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर में इनका एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एल टी एलिवेटर जो नाम है, वो लोगो जो है वो रजिस्टर्ड है आज के दिन। और कंपनी जो प्रीमाइसेस यूज़ करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो गई, तो ये दो तो इनके ओन है कंपनी द्वारा। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास में है वो लीज के ऊपर में देखने को मिल रही हैं। बाकी सब्सिडरीज के पास में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी ही लीज पर है। जो मेन कंपनी है उसके पास में दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज पर नहीं है, वो ओन्ड है। कंपनी की सब्सिडरी में 38 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और कंपनी की खुद जो मेन कंपनी है उसमें 319 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मेनली इन्होंने जो मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के जो गाइज होते हैं, जो लिफ्ट को संभालने का काम करते हैं, उनको यहाँ पर एज एन एम्प्लॉय गिन रहे हैं। दैट्स ओके। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन, वो टाइम के साथ में बढ़ती ही जा रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। दोनों यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम की भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो लिफ्ट लग रही है नई और जिनसे पैसा आ रहा है, मतलब जो नई लिफ्ट में बन रही है घरों के लिए। आजकल तो हर घर के अंदर में जो नया घर बनता है, चाहे 4 ही लोग उसमें रहने वाले हैं, चाहे 2 ही लोग उसमें रहने वाले हैं, उसमें भी एक लिफ्ट लगा रहे हैं। तो आने वाला टाइम के अंदर में लिफ्ट की डिमांड तो है वो आती हुई दिख रही है।
गाड़ियों की लिफ्ट की डिमांड ऑलरेडी है और आगे और फ्यूचर में आती हुई दिख रही है, बिकॉज जो सोसाइटी है वो वेल वेल हो रही है, मतलब इस मामले में खर्च करने के मामले में और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। नेक्स्ट ये इनके आप लोग जो है फोटोज़ वगैरह फैक्ट्रीज की प्रीमाइसेस की देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा इनके प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट ये फैक्ट्री का सेटअप देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनसे लगभग 27% रेवेन्यू आ जा रहा है। दैट्स अगेन ग्रेट, क्योंकि कंपनी के पास में एक एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो ऑटोमेटिक एलिवेटर से आ रहा है। अब एलिवेटर भी अलग अलग टाइप की होती है, तो ऑटोमेटिक एलिवेटर जो कि बटन दबाओ ऊपर नीचे होती रहती है, एक मैनुअल एलिवेटर जिसको हम लोग बंद करते हैं फिर बटन दबाते हैं, पता नहीं लेवर खरीदते हैं कुछ करते हैं, फिर मतलब ऑटोमेटिक से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। तो मेनली लिफ्ट से ही जो मेनली रेवेन्यू इनका आ रहा है लगभग 70% का, बाकी 20% जो रेवेन्यू है वो कार पार्किंग के थ्रू नज़रिए से आता हुआ दिख रहा है। सब्सिडरी के अंदर में तो पूरा का पूरा रेवेन्यू ही कार पार्किंग से आता हुआ दिख रहा है। ये कार पार्किंग की जो सुविधा है जो इनकी कंपनियां बनाती हैं उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एंड ये लिफ्ट्स की फोटोज वगैरह भी आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो रेवेन्यू है, जिसमें जो सब्सिडरी है उसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, यहाँ पे 31 करोड़ रुपए तो कंपनी की सब्सिडरी है उससे रेवेन्यू है, और प्रॉफिट मार्जिन की हम लोग बात करें तो 12%, दैट मीन्स 3.5 करोड़ रुपया तो सिर्फ सब्सिडरी से ही यहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट पे नजर डाल लेते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंपनी में कितना पैसा टोटल में लगे आज के दिन लगा हुआ, तो यहाँ पर 87 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। एंड टोटल मिला के 87 करोड़ में से इन्वेस्टर्स का कितना पैसा है, तो लगभग 45 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर्स का आधा पैसा लगा हुआ है, बाकी सारा उधारी का पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल के अंदर में मेनली पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है जिसको कंपनी बोल रही है कि हम चुकाना चाहते हैं। दैट्स ओके। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का और कहीं पैसा बैलेंस शीट के अंदर में कहीं अटका हुआ हो तो यहाँ पर बाकी कैश पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट इज वेरी हाई ओवर हियर अगेन, दैट मीन्स कंपनी ने आईपीओ ईयर के अंदर में पुश करने की कोशिश की है, इन्वेंट्री बड़ी है, सब कुछ बड़ा है। कैश जो है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैश में भी आया है कि नहीं आया। अगर कैश नहीं आया है तो एक रेड फ्लैग है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी का रेवेन्यू हर साल 34 करोड़, 40 करोड़, 56 करोड़, दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट्स जो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ऑब्वियसली 12 करोड़ रुपए को हम लोग लगभग 8-9 करोड़ रुपए को ही कंसिडर करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द बेसिक रीज़न कि कंपनी का इन्वेंट्री यहाँ पर बच गई है। दूसरा कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, तो दीज आर द बेसिक काइंड ऑफ थिंग्स विच आर पुशिंग अस अवे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी के पास में कैश गया है हाथ से। कंपनी अच्छी खासी कमाई की है, 12 करोड़ रुपए की कमाई दिखाई है, बट एक्चुअली कैश के मामले में तो 3 करोड़ रुपए हाथ से गया है, क्योंकि कैश आया ही नहीं, बिकॉज इन्वेंट्री में चला गया, ट्रेड रिसीवेबल्स में चला गया। बट द पॉइंट इज कि कंपनी के पास में जो पैसा है वो नहीं आया है। उससे पिछले साल भी नहीं आया था और उससे पिछले साल भी यहाँ पर देखने को मिला था। अब ये और नेगेटिव होता अगर यहाँ पर 3 करोड़ से अदर लाइबिलिटीज जो होती है वो इंक्लूडेड ना होती तो दैट मीन्स कि कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी हालत ख़राब है। अब थोड़ा सा हम कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं, तो पी पी रेशियो के हिसाब से तो यहाँ पर जो कंपनी का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर 8 करोड़ रुपया, सॉरी 9 करोड़ रुपया यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। 9 करोड़ में से हम लोग थोड़ा सा अगर माइनस कर देते हैं तो 6 करोड़ रुपया मान लेते हैं। 6 करोड़ जो कि पिछले साल के मुकाबले स्टिल डबल है, तो 6 करोड़ मेरे को सही नंबर लग रहा है उसके पास्ट ईयर को देखते हुए, रेवेन्यूज को देखते हुए भी। तो यहाँ पर 6 से यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज 150 करोड़, 12 छत्ती 18, तो लगभग 25 का पी रेशियो देखने को मिलता है। राइट, तो 25 का पी रेशियो को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आरफिन इंडिया नाम से कोई कंपनी है, आरोन इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी है जिसका पी रेशियो 56 है, जो कि सेम इसी सेक्टर में कंपनी काम करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अब यहाँ पर कंपनी की जो पीबी रेशियो है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो नेटवर्थ इज यहाँ पर 45 CR एंड यहाँ पर 40 CR और चले जाएंगे। सो 49 + 40, तो यहाँ पर देखने को 45 + 40, तो यहाँ पर 80 करोड़ रुपए का नेट जो है नेटवर्थ बनने देखने को मिलता है। 8-16 तो लगभग 2 का पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है। सो 2 के पीबी रेशियो को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इसके साथ में।
एक सेकेंड, सॉरी, ये जो आरऑन इंडस्ट्रीज है इसके साथ में, तो यहाँ पर 9 का पीबी रेशियो। तो पी रेशियो और पीबी रेशियो जिसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश किया, स्टिल कंपनी की जो वैल्यूएशन है ठीक लगाती हुई दिख रही है कंपनी। बट यहाँ पर सर्टेन रिस्क हैं, कंपनी जो पैसा है रिसेंट ईयर के अंदर में, रिसेंट जो क्वार्टर है उसमें, सॉरी अभी जो आईपीओ लेके आने से पहले जो रिसेंट ईयर था उसमें पैसा रिकवर नहीं कर पा रही है, राइट। तो एक वो जो रिस्क है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब थोड़ा सा फाइनल व्यू जो कंपनी के बारे में बन रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही बन रहा है बेसिकली। और कंपनी अगर हम लोग आज के दिन जीएमपी भी देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 30% के आसपास पॉजिटिव चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है, बिकॉज लिप्स की डिमांड रहने की उम्मीदें हैं, मैनेजमेंट भी थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है। दो यहाँ पर कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स हैं ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को लेकर के और प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेकर के। तो वो दो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, उसके अलावा कुछ खास मुझे यहाँ पर दिक्कत बैलेंस शीट पीएनएल और बाकी एरएचपी के अंदर नज़र कुछ खास आई नहीं। एंड आई थिंक इट इजीली मैनेजेबल लग रहा है जो कंपनी है वो। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी based on the in the listing game and in the short run and in the long term as well. That's all from my side। कल फिर मैं तनी पॉइंट चाहता हूँ, बाकी आपको कोई भी अपना डिसीजन बनाना है फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही अपना डिसीजन बनाना है। That's all, see you tomorrow।